कि आज मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, नॉन स्टोचियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे। दे आर द नॉन स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। नॉन स्टोचियोमेट्रिक का मतलब है इनका कोई डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं लिथियम 2.87, इटरबियम 2.55, टाइटेनियम 2. इस तरह से स्टोचियोमेट्री वैरी कर सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो एच एटम्स का नंबर है वो कोई बहुत ज्यादा डेफिनेट नहीं रहता है। इसी वजह से पहले ये माना जाता था कि जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं ये तब फॉर्म होते हैं जब डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के पैकिंग में जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है उनमें हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑक्युपाई करते हैं कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रांजिशन मेटल है हमारे सामने, ट्रांजिशन मेटल एटम है और ये जब पैकिंग होगी तो ये एटम्स एक दूसरे के साथ क्लोज पैकिंग में जाएंगे। ये किसी भी ट्रांजिशन मेटल का या इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी हो सकते हैं। और इन ट्रांजिशन मेटल्स के जो एटम्स हैं जब ये पैकिंग में जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं इनके बीच में कुछ इंटरस्टिशियल साइट जो है वो क्रिएट हो जा रही है, देखिए। और जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो इन इंटरस्टिशियल साइट्स में जो है इनडेफिनिट नंबर में ऑक्युपाई कर जाते हैं। और इस तरह से जो रेशियो आता है कंपाउंड्स का, जिंक जेड रेशियो एच कितना था, 1:1.3 से लेकर 1.7 तक वेरी कर सकता है। तो ये डेफिनेटली नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, इनका कोई डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। तो मैं आपको यही बता रहा था, पहले ऐसा मानते थे कि जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं वो कैसे फॉर्म होंगे जब ट्रांजिशन मेटल्स या इनर ट्रांजिशन मेटल्स के एटम्स पैकिंग में जाएंगे और उनके बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट्स बनेगी इनमें जब हाइड्रोजन के एटम्स एंटर कर जाएंगे तब ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बन जाते हैं। लेकिन अब जो स्टडीज हुई हैं उनसे इस बात का पता चला है कि ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड जो है जब फॉर्म होंगे तो ये जो ट्रांजिशन मेटल था उसकी जो पैकिंग थी उसको भी डिस्टर्ब कर देते। तो earlier it was thought that in these hydrides hydrogen occupies interstices in the metal lattice providing distortion without any change in its type। पहली मानते उसकी जो सॉलिड है, consequently they were termed as interstitial hydride। However, recent studies have shown that except for hydrides, nickel, palladium, cerium, actinium, other hydrides of this class have lattice different from that of the parent metal। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे निकिल, पैलेडियम, सीरियम और जो एक्टिनियम है इनके मेटल इन मेटल के जो एटम जब पैकिंग में जाते हैं तो उनकी ओरिजिनल पैकिंग जो रहेगी वो डिस्टर्ब हो जाती है जब ये हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। यही बात आपको बताना चाह रहे हैं। और जो पहले मानते थे वो सिंपली ये मानते थे कि इन मेटल के एटम्स जो है जब ये पैकिंग में जाते हैं उनके सिंपली जो हाइड्रोजन के एटम्स है वो ऑक्युपाई करते हैं। लेकिन ये अब देखने को मिल रहा है कि काफी मेटल के केस में जो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, ओरिजिनल पैकिंग थी मेटल्स की, वो अब डिस्टर्ब नोटिस हो रही है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इस तरह के हाइड्राइड्स की, क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन on transition metal is widely used in catalytic reduction or hydrogenation reactions for the preparation of large number of compounds। आप देखेंगे जब भी हाइड्रोजनेशन की रिएक्शंस आप पढ़ते हैं तो पैलेडियम, प्लैटिनम, निकेल इस तरह के मेटल्स की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराया जाता है। उसकी वजह यह है कि ये मेटल्स हाइड्रोजन को
ऑक्युपाई कर लेते हैं बहुत एक्सेस अमाउंट में। Some of the metals accommodate a very large volume of hydrogen and therefore can be used as its storage media. तो क्वेश्चन अगर आपको आता है why transition metal containers are used to store hydrogen, तो उसका रीजन आप ये बताएंगे क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जैसे पैलेडियम, प्लैटिनम, इनके बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट्स बनती हैं ड्यूरिंग पैकिंग, उसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्युपाई कर सकता है। इससे हम बहुत ज्यादा वॉल्यूम हाइड्रोजन का इन मेटल के कंटेनर्स को यूज करके स्टोर कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी हैज हाई पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दो तीन बातें आपको यहाँ सीखनी थी मेटेलिक और नॉन स्टैचोमेट्रिक हाइड्राइड्स के बारे में। ये डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाएंगे, दे आर नॉन स्टैचोमेट्रिक, और कुछ केसेस में ऐसा भी मिला है जो पेरेंट एटम की पैकिंग थी, जब हाइड्राइड्स बने तो वो पेरेंट एटम की जो पैकिंग थी वो डिस्टर्ब हो। कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा वॉल्यूम में हाइड्रोजन को अपने इंटरस्टिशियल साइट्स में ऑक्युपाई कर पाते हैं, जिसकी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये मेटल के कंटेनर जो है हाइड्रोजन को स्टोर करने के काम में भी आते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है हमारे पास, कैन फास्फोरस विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 फॉर्म PH5, क्या PH5 बन सकता है? PH5 बनेगा नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा हम ऑक्सीडेशन नंबर से भी पता करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर आप फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालेंगे तो H का प्लस X हो गया, और ये हाइड्राइड है क्योंकि तो H नेगेटिव होगा, -1 × 5 = 0। तो यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन कितना है? +5। कितना है? +5। तो फास्फोरस नो डाउट +5 ऑक्सीडेशन से शो करता है, लेकिन हाइड्रोजन को कन्वर्ट करना, एक तो एटॉमिक फॉर्म में लेना होगा हाइड्रोजन को, H2 से H एटम की फॉर्म में लेना होगा, जिसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन काफी ज्यादा होती है, क्योंकि H सिंगल बॉन्ड H बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्मॉल बॉन्ड होता है। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वैल्यू है हाइड्रोजन की, वो इस बात को फेवर नहीं करती। यानी कि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये इतना आसान काम नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है हाइड्रोजन की, वो काफी ज्यादा रहेगी। तो इसलिए जो हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब हो गया कि पहले आपको H2G को H गैसेस एटम्स में लेना पड़ेगा। तो इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बहुत हाई होता है। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा कि जो हाइड्रोजन के एटम्स है इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऐड करके फिर इसको हम H नेगेटिव आयन की फॉर्म में, यानी कि हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो ये बात तो ठीक है कि जो फास्फोरस है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से PH5 बनना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ट्रिकी है। उसकी रीजन क्या है देखिए, besides some other considerations, high enthalpy of atomization value of dihydrogen and high electron gain enthalpy value of hydrogen do not favor to exhibit the highest oxidation state of phosphorus, and consequently the formation of PH5 does not take place। ये बात जरूर है कि फास्फोरस +3 और +5 दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम है, फास्फोरस के साथ प्रॉब्लम नहीं है। फास्फोरस +5 शो कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसका जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो काफी ज्यादा है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी वैल्यू कैसी रहेगी, काफी ज्यादा रहेगी। तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से जो H2 से H एटम्स और H एटम्स में इलेक्ट्रॉन ऐड करना इतना आसान नहीं होता।
तो यही बात इन्होंने बताई है. Besides some other considerations, high enthalpy of atomization value of dihydrogen and high value of electron gain enthalpy do not favor to exhibit the highest oxidation state of phosphorus, and consequently pH 5 does not form. Now we go for water. जैसा आप सभी को मालूम है, आपके यहाँ क्लास 10th में बायोलॉजी में एक क्वेश्चन था, व्हाई वाटर इज नेसेसरी फॉर अ लिविंग बीइंग. तो जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उन सब में वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है. सेल का जो फ्लूइड है वो भी. तो इस तरह से जो केमिकल प्रोसेसेस अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं वाटर रहेगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे. तो वही बात हो रही है. अ मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वाटर. Human body has about 65% and some plants have as much as 95% of water. ये क्रूशियल कंपाउंड है और जो लाइफ की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है. और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. और जो वाटर अवेलेबल है वर्ल्ड में वो इस परसेंटेज में रहता है. लगभग 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ओशियन विच इज नॉट अ पोटेबल वाटर, यानी कि पीने के योग्य नहीं है वाटर. सैलाइन लेक्स और इनलैंड सीज में 0.008, जो हमारे मतलब का है ग्राउंड वाटर, वो देखिए कितना कम है, 0.61%. लेक्स में 0.009, सॉइल मॉइस्चर में इतना रहेगा, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर में इतना रहेगा, रिवर्स में तो काफी कम बता रहे हैं, 0.0001. राइट. तो इस तरह से जो ग्राउंड वाटर है उसकी परसेंटेज काफी कम है और इसीलिए वाटर को सेव, वाटर सेव लाइफ का स्लोगन जो है वो चलता है बस केवल. बाकी किसी को टैप खुली मिलती है तो रोड पे तो आराम से चला जाता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में बात कर लेते हैं. तो आप सब दिन रात देख रहे हैं, कलरलेस है, टेस्टलेस है, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज 9.3 टेबल में भी दी है, उनको बात करते हैं. वाटर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है 16 ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम. तो जो ऑक्सीजन है वो बनाता है H2O, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. H2S जो है वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, H2S ही गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. तो इस बात का आंसर आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है. यही वजह है जो वाटर है वो आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर. देखिए जो प्रॉपर्टीज की बात ही कर रहे थे उसको देख लेते हैं थोड़ा सा. मॉलिक्यूलर मास आपको मालूम है वाटर का 18.015. अगर हैवी वाटर रहेगा तो उसका लगभग इतना हो जाएगा. मेल्टिंग पॉइंट आपको मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस, और हैवी वाटर का थोड़ा सा ज्यादा होता है. बॉइलिंग पॉइंट 373, इसका 374. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में भी फर्क है, देखिए है ना. कुछ डेंसिटी में भी फर्क है, विस्कोसिटी में भी फर्क है, सभी प्रॉपर्टीज में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी फर्क है. तो इस तरह से हैवी वाटर और जो आपका नॉर्मल वाटर है उसके बीच में काफी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा. स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बारे में यूनिट 4 में आप पढ़ चुके हैं. इसमें जो ऑक्सीजन एटम, सेंट्रल एटम है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहता है और यहाँ पर दो लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. और इस तरह से दो लोन पेयर्स यहाँ पर रहेंगे और लोन पेयर की वजह से ये लुईस बेस की तरह काम कर सकते हैं. और बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 104.5 डिग्री का लगभग बॉन्ड एंगल जो है वो आपको वाटर के अंदर ऑब्जर्व होगा. एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो इनके इसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, वो बात ये है कि बैंड स्ट्रक्चर तो मालूम ही आपको वाटर का है ना. स्ट्रक्चर ऑफ आइस में देखेंगे आप, ये केजेस लाइक स्ट्रक्चर है.
रिंग लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, आपने सुना होगा ना, काफी बार क्वेश्चन आपको आता है, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। आप देखिए घर में कभी पेप्सी वगैरह पी रहे हो, उसमें आइस क्यूब डाल दें तो वाटर में फ्लोट करता है। शाम को कुछ लोग लिक्विड पीते हैं, वो लोग भी आइस क्यूब यूज कर लेते हैं, वो तो आइस क्यूब क्या फ्लोट करते हैं। तो आइस क्यूब क्यों फ्लोट करते हैं, जबकि वो सॉलिड है। तो क्यों फ्लोट करते हैं, उसका रीजन अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो वो आपको आइस के केज लाइक स्ट्रक्चर से पता चलेगा। केज का मतलब है पिंजड़ा। जैसे शेर केज में रहता है, यहाँ पर शेर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल का आइस के अंदर, उसका पर्पस ये है केज लाइक स्ट्रक्चर में, यहाँ पर ये एयर प्रेजेंट रहती है। और एयर प्रेजेंट होने की वजह से जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर से कम हो जाती है, और यही वजह है आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट करती है। अगर क्वेश्चन आता है आपको व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, तो आप बताएंगे बिकॉज आइस हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, जो ऑब्जेक्ट अपने वेट के बराबर या वेट से ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर पाएगा वो फ्लोट करेगा, वरना वो सिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको रीजन मिलेगा कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम क्या क्यों है, तो वो आप इसका केज लाइक स्ट्रक्चर से बता पाएंगे। इन केजेस में एयर प्रेजेंट होती है, और एयर प्रेजेंट होने की वजह से जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर से लो हो जाती है, और आइस इसी वजह से वाटर में फ्लोट करेगी। जो हिल एरियाज के लोग हैं वो बड़े घबराते हैं। अगर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाए तो वो बड़ा घबराते हैं, -4 से नहीं घबराएंगे वो। लेकिन अगर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहाड़ों पर हो जाता है कुछ समय के लिए, तो सब घबरा जाते हैं बुरी तरह से। उसकी क्या वजह है, 4 डिग्री सेल्सियस पे ऐसी कौन सी आफत आ जाती है जिससे लोग घबरा जाते हैं, वो आपको इसके स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। देखिए, आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रेजेंट है तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। एक ऑक्सीजन एटम अगर आप देखेंगे आइस के स्ट्रक्चर में, तो वो डिफरेंट 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच रहता है। जब आप 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करना शुरू करते हैं तो क्या होगा, देखिए, हीट करने पर ये जो एच बॉन्डिंग ये जो डॉटेड लाइन से दिखाई पड़ रही है ये टूटना शुरू हो जाती है। ये एच बॉन्डिंग टूटना शुरू हो जाती है, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे वो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं, और डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। डेंसिटी क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब आप आइस को 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करना करना शुरू करते हैं तो वहां जो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है, ये डॉटेड आपको एच बॉन्डिंग दिखाई पड़ रही है, ये टूटना शुरू हो जाएगी, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं। और ये कब तक होगा, टिल 0 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद जब आप फर्दर हीट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी, और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम डिस्टेंस होगी, मिनिमम स्पेस होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी है वो कैसी होगी, हाईएस्ट। वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होगी एट 4 डिग्री सेल्सियस, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जिन पाइपलाइंस में वाटर प्रेजेंट है उनका वेट बहुत बढ़ जाता है, मास बहुत बढ़ जाता है, और वो जनरली क्या हो जाती है, बस्ट कर जाती है। तो पहाड़ के जो लोग हैं जहाँ टेम्परेचर 0 से 6 के बीच में ऊपर नीचे माइनस का होता होता है, वहां पे 4 डिग्री सेल्सियस से बहुत डरता है वहां का जो वाटर डिपार्टमेंट होता है। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो डेंसिटी है वो कैसे होती है, मैक्सिमम। क्या होता है, जब आप 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आइस को हीट करोगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां प्रेजेंट है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं।
और डेंसिटी ऐसे केस में लगातार बढ़ती है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है, और मॉलिक्यूल जो पास पास आए थे फिर से दूर होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी है वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और इसीलिए जो मास है पाइपलाइंस के अंदर जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर वो पाइप जो है वो वेट बियर नहीं कर पाते तो वो बस्ट हो जाते हैं, और जो पूरी व्यवस्था है वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने की वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होगी 4 डिग्री सेल्सियस पर, और दूसरी बात जो डेंसिटी है आइस की वाटर से कम इसलिए होगी क्योंकि आइस का जो स्ट्रक्चर है इट इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, और इन केजेस में क्या फिल हो जाती है, एयर। और एयर प्रेजेंट होने की वजह से जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर से लोअर हो जाएगी, और यही वजह है जो आइस है ये वाटर पे फ्लोट कर सकता है। कुछ अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखिए जो वाटर है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। एम्फोटेरिक बिहेवियर आपको मालूम है, वो कंपाउंड्स जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं, which has ability to act as an acid or base, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाता है। वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, दोनों से ही रिएक्शन कर सकता है। अगर आप ब्रॉन्स्टेड सेल्स के बारे में बात करें तो ये एसिड की तरह काम करेगा विद NH3, और बेस की तरह काम करेगा विद H2S। ब्रॉन्स्टेड सेल्स का मतलब क्या है, प्रोटॉन्स डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। जैसा आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर रिएक्शन है वाटर की अमोनिया के साथ, जिसमें जो वाटर है वो H पॉजिटिव आयन को लूज कर रहा है ना, और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि वाटर यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, प्रोटॉन डोनर की तरह काम कर रहा है। और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन डोनर है वो कैसा ऐड करेंगे, एसिड की तरह। और NH3 से जब आप NH को पॉजिटिव की तरफ चलोगे तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके NH को पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और इसीलिए कैसा काम करेगा ये, ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर क्या शो कर रहा है, एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है। जबकि जो रिएक्शन H2S के साथ आप देख रहे हो, यहाँ पे H2S क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट करके H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। ये तो हो गया ब्रॉन्स्टेड एसिड, और आप देख रहे हो H2O ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना दिया। तो ये कैसा काम कर रहा है, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये दोनों इक्वेशन सपोर्ट कर रही है कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, एम्फोटेरिक एक्ट की तरह एक्ट कर सकता है। वाटर ऑटो प्रोटोलिसिस में भी जाता है। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर सेल्फ आयनाइजेशन में जाता है। ऑटो प्रोटोलिसिस अपने आप से ही प्रोटॉन में टूटने की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे H2O का वन मॉलिक्यूल, दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल, एसिड वन है जो H वाटर का फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। तो जो लूज कर रहा है वो तो ब्रॉन्स्टेड एसिड, और जो गेन कर रहा है वो ब्रॉन्स्टेड बेस। और आपको मालूम है ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होगा, और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होगा। यानी कि वाटर का अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, सॉरी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना, तो कौन बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि वाटर ऑटो प्रोटोलिसिस में भी पार्टिसिपेट करता है, और मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग
water ionizes as hydronium ion and OH negative ions. और जो ओल्ड थ्योरी है उसके हिसाब से वाटर कैसा आयनाइज करता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में ब्रेक होता है, आयनाइज होता है। मॉडर्न थ्योरी ये कहती है वाटर आयनाइजेस इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड द OH नेगेटिव आयंस। तो ये आपने वाटर की जो रिएक्शन है एम्फोटेरिक बिहेवियर को सीखा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर। जैसे आपने ये जो रिएक्शन पढ़ी है सोडियम मेटल की वाटर के साथ, ये आपने पढ़ी थी मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेटल है सोडियम, जब वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो वाटर में से हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है उसे डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये आपके सामने वाटर की एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें वाटर में ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का कितना है +1 और ये कितना हो गया 0, और यहाँ पे सोडियम का 0 और यहाँ कितना है +1। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन का तो रिडक्शन हो रहा है और सोडियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। Thus it is a great source of dihydrogen। तो डाइहाइड्रोजन जो है इस प्रोसेस में हम बना सकते हैं। ये आपने रिएक्शन पढ़ी हुई है फोटोसिंथेसिस की, क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं। What plants form their food in the presence of sunlight by combining carbon dioxide in water। तो ग्लूकोज बन जाएगा आपका। तो इसमें आप देख सकते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का कितना हो रहा है -2 है, यहाँ पे कितना हो गया 0। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का आप देखेंगे आप यहाँ पे क्या -2 है और ये 0, ये 0, ये क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों ही प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, और जो कार्बन है दैट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2। वाटर -2 से कितना हो रहा है 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन शो कर रही है कि वाटर जो है वो रिडॉक्स रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है। ये तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन है जिसमें आपको ये बात समझ में आती है कि फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन का ट्रीटमेंट अगर आप वाटर से कराओगे या ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा 0, या कितना है -1, HF में कितना -1, 0 से -1 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी कि फ्लोरीन यहाँ पे खुद कैसा काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। कर किसका ऑक्सीडेशन रहा है देखिए ऑक्सीजन का कर रहा है, -2 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फ्लोरीन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ऑक्सीजन। इस बात का कंफर्मेशन, इस बात को हम कैसे सपोर्ट करेंगे, बाय दिस रिएक्शन इन व्हिच फ्लोरीन व्हेन ट्रीटेड विद वाटर फॉर्म्स HF एंड लिबरेट डाइऑक्सीजन गैस। नाउ वी गो फॉर हाइड्रोलिसिस। एक दिन आपको हमने हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में डिफरेंस समझाया था इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो यहाँ फिर से इसका जिक्र आ गया हाइड्रोलिसिस, ठीक है, क्योंकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो काफी ज्यादा है, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को भी तोड़ सकता है और ये जितने भी मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स को अपने में डिसॉल्व कर लेता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप वाटर की केस में। जैसे ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड अगर है उसके साथ कंबाइन करके जो है वो फास्फोरिक एसिड बना रहा है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, ये वाटर के साथ कंबाइन करके सिलिकॉन ऑक्साइड बना रहा है, सिलिका बना रहा है और HCl फॉर्म कर रहा है। तो SiO2 फॉर्म वो करेगा। तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, वाटर की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड का ब्रेक होना हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। और जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स भी आयनिक कंपाउंड्स की तरह वाटर से रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे फास्फोरस पेंटॉक्साइड इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड और वाटर से जब ट्रीट होगा तो फास्फोरिक एसिड बनाएगा। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वाटर से रिएक्शन करेगा तो SiO2 बनेगा और HCl बनाएगा ये। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। आपसे जब हाइड्रेशन पढ़ाया था तो भी इस बात का जिक्र आया था ना, हाइड्रेट फॉर्मेशन के बारे में हम देखते थे। तो क्या होता है, जो कंपाउंड्स हैं वो अपने साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच कर देते हैं, और हम कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं दे आर द क्रिस्टलाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल और दे आर द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। और कब बनेंगे, जब वाटर मॉलिक्यूल उनके साथ ऐड हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटेड वाटर, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है CrH2O6 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। यहाँ पर जो ये टर्म यूज किया है कोऑर्डिनेटेड वाटर, इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमियम है ये एक कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है, CrH2O6 3 पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स स्पीशीज इसलिए बोला क्योंकि ये सिंपल कैटायन की तरह नहीं है, जैसे Na पॉजिटिव हो या Al3 पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर जो क्रोमियम है इसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं वो थ्रू कोऑर्डिनेट वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, जिसमें जो वाटर का ऑक्सीजन है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के जो वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसमें डोनेट कर देता है। ये बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में क्लास 12th में आएगी जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो क्रोमियम मेटल है उसके वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वाटर के केस में, वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्रोमियम मेटल के जो वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसमें डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्रोमियम मेटल के साथ अटैच हो जाए। तो ये आपके कोऑर्डिनेटेड वाटर का एग्जांपल है CrH2O6 3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसी तरह से दूसरा हमारे पास टाइप है हाइड्रेट्स का, इंटरस्टिशियल वाटर। इसमें आपके जो कंपाउंड जैसे बेरियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स है BaCl2 के मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये पैकिंग में जाएंगे तो इनके बीच में कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स बन जाएंगी, और इन इंटरस्टिशियल साइट्स में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैप कर जाएंगे। ये ब्लू कलर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ब्लू कलर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये बेरियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, जब वो पैकिंग में गए सॉलिड फॉर्मेशन में गए तो उनमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ट्रैप कर जाएंगे। और आप देखेंगे पर BaCl2 मॉलिक्यूल देयर विल बी 2 वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि जब इस तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, हाइड्रेट फॉर्मेशन होगा, तो हर BaCl2 मॉलिक्यूल के पास में 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाते हैं। तो इसलिए जो फॉर्मूला है वैसे लिख देते हैं BaCl2.2H2। जितना छोटा कैटायन होता है उतने ज्यादा हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका अमाउंट ज्यादा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल। जैसे आपने इस बारे में सुना होगा कि जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के ऊपर अगर वाटर वेपर्स आप पास करोगे तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 फॉर्म हो जाता है, और ये जो कंपाउंड है कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, क्लास 10 में भी एक्टिविटी थी, हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर वेट और नॉट, कुछ इस तरह का आपके जिक्र है वहां पर। तो ये कॉपर सल्फेट और 5H2 जो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर आप इसमें से वाटर हटा दें तो ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आपने लगा दी तो ये कैसे कलर हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के केस में आप देख रहे हैं वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। आउट ऑफ these 5 वाटर मॉलिक्यूल्स 4 आर अटैच्ड थ्रू कोऑर्डिनेटेड वाटर। जैसा भी बताया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कॉपर मेटल के साथ अटैच रहेंगे, लेकिन एक जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कॉपर सल्फेट का जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है उसके साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन में आपको 3 बातें पढ़नी है यहाँ पर। पहली कि जो हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन है या हाइड्रेट्स की जो टाइप्स है वो 3 तरह के हो सकते हैं। हाइड्रेट्स का मतलब है कि जो एक्वस सॉल्यूशंस हैं उनमें से बहुत से सॉल्ट जो है अपने साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच कर लेते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स हमारे हाइड्रेट्स कहलाते हैं। 3 तरह के हो सकते हैं,
कोऑर्डिनेटेड वाटर हाइड्रेट्स, जिसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है सेंट्रल मेटल एटम जैसे क्रोमियम के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटैच रहेगा। दूसरा इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स, जिसमें क्या होगा, जैसे अभी बताया BaCl2 के मॉलिक्यूल जब पैकिंग में जाएंगे तो वो अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच कर देते हैं। इसी तरह से थर्ड कैटेगरी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के पास जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर के साथ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से अटैच रहते हैं और एक जो है H बॉन्डिंग के साथ अटैच रहते हैं। काफी बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ चुका है, इन CuSO4.5H2O ऑप्शन दे दिया, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड 1 इज अटैच्ड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऑप्शन ठीक होगा, बाकी और भी ऑप्शन बना सकते हैं, 1 इज अटैच्ड विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 आर अटैच्ड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड, कैसे भी ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है और 4 थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए क्वेश्चन भी आएगा, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन कॉपर सल्फेट और 5H2? Only one water molecule which is outside the bracket, that is the coordination sphere। ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हो, इन ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो ये ब्रैकेट्स कहलाते हैं, ये वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। तो इनके जो बाहर वाटर मॉलिक्यूल है इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, द अदर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर कोऑर्डिनेटेड, जैसा मैंने अभी आपको बताया। CuSO4.5H2O में जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं, जैसा आपको यहाँ दिखाई पड़ता है। और एक जो वाटर मॉलिक्यूल है ये सल्फेट आयन आ गए, और एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहता है। एक्चुअली कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है बहुत ज्यादा हो जाता है, और जो H2O का O है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उनके बीच में H बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। तो इसलिए जो क्वेश्चन बना आपका कि जो कॉपर सल्फेट और 5H2O है उसमें से कितने वाटर मॉलिक्यूल जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, कितने जो है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाएंगे। ये आपका आंसर है, ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल व्हिच इज आउटसाइड द ब्रैकेट, दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, and the other 4 molecules of water are coordinated water molecules।